Assalamu alaikum viewers. As you know that we have started a series of lectures on first year chemistry, and in this aspect we have started the chapter number 6 that is named as chemical bonding. इस चैप्टर के ऊपर इससे पहले हम 2 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने इसके इनिशियल जो टॉपिक्स हैं उनको कम्प्लीटली डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी आर्टिकल 6.3 और इस आर्टिकल के 3 मेन टॉपिक है हमारे पास, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये जो 3 मेन टर्म्स हैं, 3 मेन टॉपिक्स हैं इस आर्टिकल के, इनको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके बारे में देखेंगे कि व्हाट इज दीज टर्म्स, ये टर्म्स हैं क्या और व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट देम, किस यूनिट में मेजर करते हैं इसको और इनका ट्रेंड्स क्या होते हैं इन पीरियोडिक टेबल और बेसिक रीजन क्या होती है बिहाइंड दीज स्पेसिफिक ट्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो एंड देखते हैं कि व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। सो आयोनाइजेशन एनर्जी को अगर हम डिफाइन करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट। जब हम किसी भी एटम को, गैसियस स्टेट में कोई भी एटम है, तो उसके अंदर से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहेंगे तो जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी in order to remove that electron, that will be named as ionization energy। ये प्रोसेस क्योंकि आयोनाइजेशन का प्रोसेस है, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर एक न्यूट्रल एटम जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इन अ आयन। सो एनर्जी जो इस प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड है दैट इज आल्सो नेम्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास मैग्नीशियम एटम की। मैग्नीशियम एटम को जब हम एनर्जी देते हैं दैट इज इक्वल टू 738 किलो जॉल पर मोल, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वहां से लीव कर जाता है और न्यूट्रल एटम जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इन अ केटाइन, मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन। सो ये जो 738 किलो जॉल पर मोल एनर्जी हमने इस एटम को दी है that will be named as its ionization energy। और जो इसका यूनिट होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का दैट इज किलो जॉल पर मोल, यानी हम इसको पर मोल के लिए लेते हैं इन किलो जॉल। सो यहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशन में बात की है कि इन अ गैसियस स्टेट, एटम जो है उसका गैसियस स्टेट में होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई इट शुड बी इन अ गैसियस स्टेट, ये किसी और स्टेट में क्यों नहीं हो सकता, इसका गैसियस स्टेट में होना ही क्यों जरूरी है। सो इस बात का आंसर ये है कि इन अ गैसियस स्टेट the atom and the ions are isolated and free from all the external influences। क्योंकि गैसियस स्टेट में जब भी कोई एटम या आयन होगा तो वो तमाम के तमाम बाकी जितने भी फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनसे वो आजाद हो जाता है। सो दैट्स व्हाई इन ऑर्डर टू मेजर आयोनाइजेशन एनर्जी द एटम शुड बी इन अ गैसियस स्टेट। और आयोनाइजेशन एनर्जी जो है दैट इज अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम की स्टेबिलिटी की ये एक मेजरमेंट है कि एक आइसोलेटेड एटम जो है गैसियस स्टेट में कितना स्टेबल हो सकता है। नेक्स्ट जो है इसमें यह है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज द इंडेक्स ऑफ मेटेलिक करैक्टर। मेटेलिक करैक्टर जो होता है वो किसी भी एलिमेंट का दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसे तमाम एलिमेंट दैट कंटेन्स लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जीज आर मेटल एंड दैट हैव द हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जीज आर नोन एज नॉन मेटल्स। और जो इन दोनों वैल्यूज के इंटरमीडिएट होते हैं दैट आर मेटलॉइड। सो ये हो गया हमारे पास एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी कि आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या, उसको किस तरह से मेजर करते हैं विद एन एग्जांपल और किस यूनिट में हम उसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट जो है वो अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस द आयोनाइजेशन एनर्जी, कि आयोनाइजेशन एनर्जी किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है अपॉन 4 फैक्टर्स। उनमें से सबसे पहला फैक्टर जो है हमारे पास क्या है, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन एनर्जी का जो रिलेशन है आपस में दैट इज इनवर्स। एटॉमिक रेडियस जितना बढ़ेगा उतनी ही आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी और एटॉमिक रेडियस जितना कम होगा उतनी ही आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती जाएगी। इस बात के पीछे रीजन क्या है, रीजन इसमें यह है कि कोई भी एटम जो है उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो होल्ड किया हुआ है न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स ने। तो जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे। जितना वो दूर होते जाएंगे उतना ही उनमें डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। तो डिस्टेंस बढ़ने की वजह से जो चार्जेस की अट्रैक्टिव फोर्स होती है अकॉर्डिंग टू कॉलम के लॉ के अकॉर्डिंगली जितनी भी कॉलम के लॉ के अकॉर्डिंगली चार्जेस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं दैट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी ही वो फोर्स वीक होती जाएगी और जितनी फोर्स वीक होगी उतना ही उस इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए आसान होगा, कम एनर्जी देनी पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई एटॉमिक रेडियस
और आयोनाइजेशन एनर्जी जो है दैट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज न्यूक्लियर चार्ज और प्रोटॉन नंबर। न्यूक्लियर चार्ज और प्रोटॉन नंबर क्या चीज है? द स्ट्रेंथ ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स न्यूक्लियर चार्ज और प्रोटॉन नंबर। तो जितना प्रोटॉन नंबर या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा उतनी ही वो फोर्स बढ़ेगी। उतनी ही फोर्स बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उसको उसने टाइटली हेल्ड किया होगा। तो जितना वो टाइटली हेल्ड होंगे उसको निकालने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी हमें उसे देनी पड़ेगी। जो रिलेशन है बिटवीन न्यूक्लियर चार्ज एंड आयोनाइजेशन एनर्जी वो डायरेक्ट रिलेशन है कि जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना ही आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। सो नेक्स्ट इसमें थर्ड जो फैक्टर है दैट इन्फ्लुएंस द आयोनाइजेशन एनर्जी इज द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास? जितने इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते जाएंगे उतनी ही उनके दरमियान रिपल्जन इंक्रीज करती जाएगी। तो जो रिपल्जन उनमें इंक्रीज करेगी वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को जो है वो डिक्रीज करती। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना डिक्रीज होता जाएगा उतनी ही वैलेंस शेल के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उतनी ही कम होती जाएगी। सो लेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इट इज इजियर टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन। सो हमें उसको लेस एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू अगर उसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। सो ये जो तीन फैक्टर हैं दैट आर द मेन फैक्टर दैट डिसाइड्स व्हाट is the trend of ionization energy and what will be the value of ionization energy। लेकिन एक और फैक्टर भी होता है इसमें दैट इज नेचर ऑफ द ऑर्बिटल। नेचर ऑफ द ऑर्बिटल से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम है जिसका वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज इन s ऑर्बिटल और एक एटम ऐसा है जिसका वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज इन p ऑर्बिटल। तो s ऑर्बिटल क्योंकि एक सिमेट्रिकल शेप में होता है, न्यूक्लियस के करीब होता है, सो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन दैट इज इन p ऑर्बिटल। सो दैट्स व्हाई जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होती है और p ऑर्बिटल वाले की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू थोड़ी कम होती है। नेक्स्ट है ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हम ट्रेंड को देखते हैं लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। सो इन अ पीरियड अगर हम बात करें तो लेफ्ट टू राइट इट इंक्रीजेस बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, और इन अ ग्रुप अगर टॉप टू बॉटम हम इसको देखें तो टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज करती है क्योंकि एटॉमिक साइज जो है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास हायर आयोनाइजेशन एनर्जी। जिस तरह से फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो सकती है इसी तरह से सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जीज भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल जो एनर्जी रिक्वायर्ड है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसी तरह से जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन आफ्टर द रिमूवल ऑफ अ सेकंड इलेक्ट्रॉन दैट विल बी नेम्ड एज थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। सो अगर हम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो मैग्नीशियम की है दैट इज 1450 किलो जॉल पर मोल, और इसी तरह से अगर हम जो है वो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम की बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू 7730 किलो जॉल पर मोल। सो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे जो आयोनाइजेशन एनर्जी की हायर वैल्यू है दैट विल बी आल्सो गेट एन इंक्रीज इन देयर वैल्यू, वो भी वैसे ही साथ साथ इंक्रीज करती जाएंगी। फर्स्ट जो है वो कम होगी, सेकंड जो है वो उससे ज्यादा होगी, थर्ड जो है वो और ज्यादा होती जाएगी। रीजन इसमें ये है कि जैसे जैसे हम एक एक इलेक्ट्रॉन करके उसमें सक्सेसिवली इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव होने से क्या होगा कि न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करता जाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज जो ज्यादा होगा वो लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इजीली हैंडल कर सकते। सो दैट्स व्हाई एटॉमिक साइज जो है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, और छोटे एटॉमिक साइज से जो है वो इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। सो दैट्स व्हाई जो हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं वो इंक्रीज करती जाएंगी इन अ रैपिड वे। सो नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो एक सेकंड टर्म है इस आर्टिकल की, उसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम इज द एनर्जी दैट इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड to an empty or partially filled atomic orbital of a isolated gaseous atom in its valence shell to form a uninegative ion। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई एटम जो है वो गैसियस स्टेट में है, उसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने से जितनी एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी नेम्ड एज इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फॉर एग्जांपल चूंकि इस सारे प्रोसेस में क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है, सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू होगी दैट ऑलवेज हैव अ नेगेटिव साइन,
और इसका यूनिट भी जो है वो सेम है, दैट इज किलो जॉल पर मोल। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो एक्चुअली क्या है, एक्चुअली इट इज अ मेजर ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम फॉर एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। एक जो न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, वो किसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी अट्रैक्शन रखता है, दैट इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जितनी उसकी जो है वो उसको अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा होगी, उतनी ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उस एटम की ज़्यादा होगी। जितनी उसकी एबिलिटी कम होगी, उतनी ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी कम होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास क्लोरीन, जिसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है और कन्वर्ट हुई है इन अ क्लोराइड आइन, और एज अ रिजल्ट वहां से 349 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है वो वहां से रिलीज हुई है। नेक्स्ट है फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर हैं हमारे पास तीन। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर है दैट इज एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम, कि एटम का एटॉमिक रेडियस क्या है। एटम का एटॉमिक रेडियस और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो रिलेशन है दैट इज इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, एबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस की एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है दैट इज एक्चुअली नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सो एटम का साइज बढ़ने से क्या होगा कि एटम का साइज बढ़ेगा, उसके साथ साथ इनर इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे। तो जितने इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे उसका शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से क्या होगा, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है फॉर एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो डिक्रीज होता जाएगा। तो जितना वो डिक्रीज होगा उतनी ही आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। सो दैट्स व्हाई एटॉमिक रेडियस हैज अ इनवर्स रिलेशन विद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का जो रिलेशन है विद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दैट इज डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन किस तरह से है, क्योंकि जितना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा उतनी ही वो जल्दी जो है वो किसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिटल में एंटर करवा सकेगा। तो जितना जल्दी वो उसको एंटर करवाएगा उतनी ही एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वहां से रिलीज हो। सो दैट्स व्हाई दे हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। उसके बाद जो थर्ड फैक्टर है दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की बात हम पहले कर चुके हैं कि जितना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा उतना ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम होता जाएगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी उतनी ही कम होती जाएगी। सो दैट्स व्हाई इट हैज अ इनवर्स रिलेशन विद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इन तीन फैक्टर्स के अलावा हमारे पास कुछ जो है वो एक्सेप्शंस भी होती हैं। फॉर एग्जांपल जो फ्लोरीन है, क्योंकि वो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो सबसे ज्यादा होता है, साइज कम होता है, तो इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है वो हाईएस्ट होनी चाहिए। लेकिन उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है वो थोड़ी सी लेस होती है एज कम्पेयर टू द अदर एटम। उसकी रीजन क्या होती है हमारे पास, क्योंकि जैसे जैसे हम फ्लोरीन की तरफ मूव करेंगे साइज ऑफ एटम डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो इनहेंस करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो एक स्फीयर की फॉर्म में जो है वो एटम को कंसीडर कर लेता है। तो एटम को जब वो कंसीडर कर लेगा तो उसमें रिपल्जन आ जाएगी बिटवीन दैट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एंड द एक्स्ट्रा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। सो दैट्स व्हाई इट्स वैल्यू इज समहाउ लो। और फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ एटम्स होते हैं जिसमें सेकंड ए के, 5a के और 8a के जो एलिमेंट्स हैं दैट शोज एबनॉर्मली लो वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। उनकी एबनॉर्मली लो वैल्यू क्यों होती है, क्योंकि जो 2a है, 5a है या 8a है उसमें क्या है कि जो शेल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, दैट आर हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड। तो जो हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं दैट आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एनी अदर एटॉमिक ऑर्बिटल। सो दैट्स व्हाई जब वो स्टेबल हैं तो वो स्टेबल होने की वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए उनकी एफिनिटी जो है वो कम हो जाती है। सो दैट्स व्हाई दे हैव अ लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फॉर देम। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड है दैट इज इन अ पीरियड। अगर हम बात करें तो पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज करता है, सो दैट्स व्हाई इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और अगर हम इन अ ग्रुप बात करें टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम आते आते साइज ऑफ एटम इंक्रीज करता है। तो साइज ऑफ एटम और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो रिलेशन है दैट इज इनवर्स। सो इस इनवर्स रिलेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या है हमारे पास कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी of an atom to attract the shared pair of electron towards itself। कि जो भी
कि जो भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बिटवीन कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम, उसको जो शेयर करने की, उसको अट्रैक्ट करने की अपनी तरफ जो उसकी एबिलिटी है, दैट इज नेम्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एटम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक होमो न्यूक्लियर जो है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल H2 की अगर हम बात करें, तो क्योंकि दोनों न्यूक्लियस जो है वो सेम कैपेबिलिटी के हैं, सेम कैपेबिलिटी की होने की वजह से क्या होगा, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इन बिटवीन जो है वो एग्जैक्टली मिडल पॉइंट पे होगा दोनों न्यूक्लियस से। लेकिन जैसे जैसे हम किसी और हेटेरोन्यूक्लियर की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करते हैं, तो फ्लोरीन एटम जो है वो क्योंकि साइज में छोटा है और उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकेगा। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बिटवीन HF, वो क्या होता है कि फ्लोरीन की तरफ ज्यादा हो जाता है, हाइड्रोजन से थोड़ा सा दूर हो जाता है। तो ये जो एबिलिटी है फ्लोरीन की, दिस इज नेम्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इट इज रिलेटेड टू आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट। जब हम फ्लोरीन की तरफ मूव करते हैं तो फ्लोरीन में क्या है कि हाई वैल्यू है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, सो इस वजह से फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एटम। पॉलिंग जो था, पॉलिंग एक साइंटिस्ट था, उसने कैलकुलेट की थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ डिफरेंट एटम्स फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन द एक्सेप्टेड बॉन्ड एनर्जी एंड देयर नॉर्मल बॉन्ड एनर्जी। नॉर्मल बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या है, दैट इज एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड, और एक्सपेक्टेड बॉन्ड एनर्जी से मतलब यहाँ पे है जो हमने कैलकुलेट की थी। कैलकुलेट किस बेस पे की थी, उस बॉन्ड को प्योरली कोवेलेंट कंसीडर करते हुए। लेकिन जब उसको एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया तो एक्सपेरिमेंटली मेजर करने में उसमें काफी सारा डिफरेंस आ रहा था। तो जो डिफरेंस आ रहा था वो किस लिए आ रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो शेयर्ड पेयर है वो किसी एक खास एटम की तरफ चला जाता था। तो जब वो उस खास एटम की तरफ जाता है तो वो एटम जो है वो पार्शियली नेगेटिव हो जाता है, दूसरा एटम जो है वो पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है। तो ये जो पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव दो पोल्स बनते हैं, इनके दरमियान वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आनी शुरू हो जाती है। सो इस वजह से वहां पे आयनिक करैक्टर भी आ जाता है। तो ये इनहेंस करती है अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। तो जितनी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बढ़ेगी उतनी ही उसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती जाती है। सो जितना उसमें डिफरेंस अब बढ़ता जाता था, उस बेस पे जो पॉलिंग था उसने एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल जो है वो उसको ड्राइव किया। उसने जो ड्राइव किया उसके अकॉर्डिंगली जो फ्लोरीन है उसको उसने एक स्टैंडर्ड वैल्यू असाइन की, दैट इज 4.0, और उसने इसको कंसीडर किया कि ये सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इसकी जो वैल्यू है इसको इसके साथ जो है वो फर्दर एलिमेंट्स को कंपेयर करने के बाद उसने क्या, उनकी जो है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो वहाँ पे असाइन की। तो इसका जो ट्रेंड है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इन अ पीरियोडिक टेबल, वो भी सेम है जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का था। जितना जो है वो हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे उतनी ही ये इंक्रीज करेगी, और अगर हम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप मूव करेंगे तो ये डिक्रीज करती जाती है। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आर्टिकल 6.3 जिसमें आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टॉपिक्स हैं, इनकी हमने डेफिनेशन देखी है, साथ ही इसकी फैक्टर्स जो इनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और उसके बाद इसका ट्रेंड जो है वो उसको हमने स्टडी करने की कोशिश की है। दिस इज द टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। Go and hit the subscribe button along with the bell icon so that you can receive the notification of my new videos regularly.